दाखिला उनका खैर मकदम करते हुए तमाम हजरात से गुजारिश है जो स्टेज के सामने हैं वो प्लीज अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। अभी केटी रामाराव साहब आ चुके हैं, पीछे के लोगों को नजर नहीं आ रहा है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है जो स्टेज के सामने हैं वो बराए मेहरबानी पीछे हट जाएं। केटी रामाराव साहब वर्किंग प्रेसिडेंट भारत राष्ट्र समिति तशरीफ ला चुके हैं और उनका खैर मकदम है तमाम अक़लियती तबके की जानिब से, तेलंगाना रियासत के तमाम अक़लियतों की जानिब से केटीआर साहब का खैर मकदम किया जाता है। केटीआर साहब ने शेख अब्दुल्ला सोहेल का इस पार्टी में खैर मकदम किया है और शेख अब्दुल्ला सोहेल ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। स्टेज के सामने से प्लीज थोड़ा हट जाइए आप लोग, क्योंकि पीछे के लोगों को नजर नहीं आ रहा है। प्लीज मेहरबानी फरमाकर स्टेज के सामने से हट जाइए। तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि वो लोग स्टेज के अभी दानम नागेंद्र साहब एमएलए खैरताबाद, दानम नागेंद्र साहब से गुजारिश की जाती है कि वो मुखातिब फरमाए। दानम नागेंद्र साहब जरा इधर इधर आओ। दानम नागेंद्र साहब मुखातिब फरमाएंगे। जरा स्टेज के सामने से हट जाइए आप लोग। जय तेलंगाना। अर्दिल अजीज जरा स्टेज के सामने से हट जाइए, मेहरबानी होगी प्लीज। स्टेज के सामने से सब लोग हट जाइए, पीछे बैठ सकते हैं। जो लोग पीछे बैठे हैं उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है। మైక్ వేరేది అన్న మీరు అన్న ప్లీజ్ ఈ కెమెరాస్ మొబైల్ ఫోన్స్ అందరు మీరు వెనక్కి జరగాలి ప్లీజ్, దయచేసి ప్లీజ్ 2 నిమిషాలన్నా సార్ మాట్లాడతారు, ప్లీజ్ మీరు దయచేసి వెనక్కి జరగాలి, రిక్వెస్ట్ అన్న ప్లీజ్। मैडम आप उधर हटिए जरा हटो मना बाबू, जरा बाद में अन्ना प्लीज। हटो लेट हो जाता। जरा आप लोग पीछे हट जाइए भाई, प्लीज थोड़ा पीछे हट जाइए प्लीज। और पीछे नजर नहीं आ रहा है, प्लीज पीछे हट जाइए। अरे यार बाद में मिलो, चलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज अर्दिल अजीज हमारे पुराने दोस्त सोहेल साहब जो है कांग्रेस के, तेलंगाना कांग्रेस के सदर, माइनॉरिटी के सदर, उनकी जो ठहरो मैं भी पुराना हूं तुम्हारा। सोहेल भाई को जो है आज बीआरएस पार्टी में दिल के अंदर गहराई से उनका इस्तेकबाल जो है, आज जिस तरह बुजुर्गों ने कहा था जरा बाजू। तेलंगाना है बात, क्या मिल रहा है आपको? अरे कैसा तो कुछ मिल रहा। आ जाओ, आइए। आइए ओके सर, आप आइए चलो भाई, जरा प्लीज आप लोग पीछे हट जाइए, मेहरबानी होगी, बार बार आपसे गुजारिश की जा रही है। जरा प्लीज हट जाओ भाई, प्लीज। टेरर एक नागेंद्र साहब बात कर रहे हैं, आप लोग जरा प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। ठहरो, बोलो भाई। देर आए दुरुस्त आए हमारे सोहेल भाई। आपको मालूम है बीआरएस पार्टी के अंदर अर्दिल अजीज नेता, अर्दिल अजीज चीफ मिनिस्टर जो बिला मजहब और मिल्लत
आज जो है शहर हैदराबाद की गंगा जमुना की तहजीब ही नहीं, बल्कि आज रियासत तेलंगाना के अंदर 4 चांद लगाने में जिस तरह हमारे अर्दिल अजीज केसीआर साहब ने आज तेलंगाना के खासकर जो है माइनॉरिटी की माशी हालात को मद्देनजर रखकर कितने कामों को उन्होंने अंजाम दिया। आज माइनॉरिटी भाइयों के लिए बहनों के लिए तालीम के लिए हो, शादी मुबारक के लिए हो और मौजमों के लिए हो, ऐसा बोलते गए तो दुनिया के स्कीम्स उन्होंने दिया। हाल ही में जो माइनॉरिटीज का ग्रांट था, वो ग्रांट में 1-1 लाख रुपए हर गरीब को दिया गया था। इसी तरह जो है आज के अर्दिल अजीज नौजवानों के दिलों के धड़कन केटीआर साहब आए हैं, उनको जो है आप तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में उनका इस्तेकबाल कीजिए। केटीआर साहब एक ऐसा शख्स है, आज हिंदुस्तान के अंदर केटीआर साहब का चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि जो बाहर मुल्कों में भी उनका चर्चा होता है। जहां उन्होंने डिबेट में बैठते हैं कोई टीवी के सामने, आज हिंदुस्तान के अंदर उनका मुकाबला करने वाला कोई भी शख्स नहीं है। वो हमें फख्र होता है उनके बातों से, और जो भी डिबेट में बात करते अगले वालों की जो पानी उतर जाता। ये हमारा नेता है, उभरते हुए नेता है, और खासकर जो है रियासत तेलंगाना के हैदराबाद सिटी में 4 चांद लगाने के लिए जिस तरह हमारे अर्दिल अजीज केटीआर साहब ने कोशिश किया, इंशाअल्लाह ताला जरूर जो है सोहेल भाई आपको जरूर जो है सही दर्जा मिलेगा। यहाँ पर हमारा मोहम्मद अली साहब की तरफ से, केटीआर साहब की तरफ से फिर एक बार मैं आपको इस्तेकबाल करते हुए, जिस तरह लोगों ने सोच रहे थे, आज कांग्रेस पार्टी का मैं एक छोटा मिसाल बताना चाहूंगा। आज जो है रेवंत रेड्डी एक कांग्रेस का निकाब पहन के आगों के सामने आया, एक आरएसएस का जो है उसके अंदर उसके गिरेन बाग में अगर जाग के देखेंगे उसके खून में रग रग में जो है आरएसएस फैला हुआ है। आज आप लोग सोचने का वक्त आ चुका है, वो जो है कांग्रेस का नकाब पहनकर लोगों के सामने आया है, उसको जवाब देने का सही वक्त आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला जरूर जो है रियासत तेलंगाना के अवाम जरूर जवाब देंगे। फिर एक बार केसीआर साहब को आर्थिक बनाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखेंगे। जो मौका मुझे दिया है उसके लिए सबको जो है दिल के गहराई से आपका शुक्र गुजार हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय तेलंगाना। थैंक यू। अब गुजारिश की जाती है मागंटी गोपीनाथ साहब जो हैदराबाद के प्रेसिडेंट है बीआरएस पार्टी के, वो मुखातिब फरमाएं। जरा प्लीज आप लोग थोड़ा पीछे आ जाओ भाई। టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారికి, హోమ్ మినిస్టర్ మహమూద్ అలీ గారికి, మరి నా తోటి శాసనసభ్యులకి, చైర్మన్లకి, పార్టీ సీనియర్ నాయకులకి, మైనార్టీ సోదరులందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున हृदयपूर्ण नमस्काराలు తెలియజేసుకుంటూ, आज हमारे माइनॉरिटी भाइयों का मीटिंग है। ये मीटिंग में हमारे सोहेल भाई आज कांग्रेस से आज हमारे बीआरएस पार्टी में ज्वाइन हो रहे, मगर हम लोग एक ही बात पूछ रहे एक कांग्रेस वाले को, वो लोग हमेशा केसीआर साहब माइनॉरिटीज के लिए क्या करे बोल रहे। मैं खाली जुबलिल्स के बारे में बात कर रहा हूं। जुबलिल्स में 3,500 शादी मुबारक चेकान दिए सोलह में, 3,500 गरीब लोगों को आज तक। और परसों डबल बेडरूम 2,000 माइनॉरिटी गरीब लोगों को 2,000 डबल बेडरूम दिया मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में। और हमारे गृहलक्ष्मी 2,000 गृहलक्ष्मी जुबलिल्स में हमारे माइनॉरिटी भाइयों बहनों को दिया 16 में। और माइनॉरिटी बंद, ये सब चीज़ा गरीब लोगों के लिए, माइनॉरिटी के लिए कोई भी आज इंडिया में ही नहीं करे कोई भी। मगर आज देखे तो इलेक्शन आते ये बीजेपी ये कांग्रेस वाले शुरू हो जाते झूठे बातें बोलने के लिए। अब रेवंत रेड्डी साहब ऐसे झूठे बातें बोल रहे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी परसों बस में निकले रेवंत रेड्डी के साथ, उन हमेशा क्या बोल रहे, फैमिली का पार्टी बोल रहे। अरे तेरे बाजू राहुल गांधी प्रियंका गांधी लगा लेके तू झूठे बातें कहीं को बोल रहा। मैं वही बोल रहा हूं रेवंत रेड्डी को, इतने झूठे बातें बोल रहा बाजू लगा लेके, ऐसे झूठे बातें हैं कांग्रेस के पूरे। वो लोग खाली मैनिफेस्टो में 6 इश्यूज निकाल के ये हमारा मैनिफेस्टो बोल रहे, मगर आज टीआरएस अपन ऑलरेडी 60 बेनिफिशियरों को तेलंगाना में
अपन ऑलरेडी उन्होंने 6 बोले तो अपन उसके बाजू 0 लगा के 60 बेनिफिशियरों को दिए अपन पूरे तेलंगाना में। हम लोग करके बता रहे, सीएम केसीआर साहब करके बता रहे, मगर ये लोग खाली हम लोग देते बोल के खाली बता रहे। आज कर्नाटक वाले के तेलंगाना में धरना बता रहे, हमारे को पूरा झूठा वादा करे। 5 घंटे करंट बोल रहे, अभी पहले फ्री दे तुम बोले, और गैस 500 में दे तुम बोले, आज तक गैस का बात ही नहीं करे। मगर हमारे केसीआर साहब 400 बोले तो पूरे यकीन कर रहे, पूरा तेलंगाना यकीन कर रहा 400 में केसीआर साहब गैस देते बोल के। वैसा भरोसा रहना एक लीडर के ऊपर, हमारा केसीआर के ऊपर लीडर उतना भरोसा कर रहे तेलंगाना पब्लिक। आज हमारा केटीआर साहब क्या कर रहे बोल रहे, केटीआर साहब हैदराबाद को जन्नत बना दिए, जन्नत पूरा हैदराबाद को। कौन करे वो काम? केटीआर साहब, हमारे केटीआर साहब करे। वैसा हमारा बीआरएस पार्टी वैसा है। आज ये पूरे चीजें आप लोगों का पूरा गौर करना, और इलेक्शन आते ही ये लोग आके झूठे बातें बोलना सब ठीक है। अपन इससे पहले बीजेपी वालों को देखे, बंडी संजय साहब को आके पूरे झूठे बातें बोल के गए भी हो गए, उन्हें किधर दिख रहा भी नहीं बंडी संजय। मगर आप गौर करके आज माइनॉरिटीज को जो फायदा हुआ ये 10 साल में, हमारा केटीआर साहब केसीआर साहब को ऐसे पूरा फायदा हुआ। ये पूरे माइनॉरिटीज आज पूरा बीआरएस पार्टी को सपोर्ट कर रहे, उस वजह से ये सब चीजें देख के आज हमारे सोहेल भाई आज बीआरएस पार्टी में ज्वाइन हो रहे। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। और ऐसे हमारे पार्टी के पूरे ये जो मैनिफेस्टो में ये सब चीजें हम लोग पब्लिक में लेके जा रहे, आप लोगों में लेके जाना, माइनॉरिटीज के लिए हम लोग क्या करें सो। मगर मेरे को अच्छा आज मौका दिए, ये मौका को मैं आप सब लोगों को शुक्रिया गुजार करते हुए मैं वो बोलूँ। मैं तमाम बेहद शुक्रिया आली जनाब मोहतरम मागंटी गोपीनाथ साहब। अब केटीआर साहब शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब को खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल करेंगे। आली जनाब केटी रामाराव साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब का बीआरएस पार्टी में इस्तकबाल करते हुए, शेख अब्दुल्ला सोहेल जो कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी के सदर थे, वो आज से बीआरएस पार्टी के फैमिली में शामिल हो चुके हैं। शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब का खैर मकदम है बीआरएस पार्टी में। अब मैं चाहूंगा शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब बीआरएस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आज वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव साहब ने शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब का खैर मकदम किया है, और मैं तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूं कि थोड़ा जरा गुजारिश है, मैं तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूं थोड़ा पीछे हट जाइए। अभी शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब से गुजारिश है कि वो मुखातिब फरमाए। దయచేసి ప్లీజ్ మీరు వెనక జరగాలి, చాలా సేపు నుంచి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం। शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब मुखातिब फरमाएंगे, आप लोग थोड़ा पीछे हट जाइए प्लीज, थोड़ा पीछे हट। మీరు వెనక జరగండి బ్రదర్। हेलो ब्रदर प्लीज इट रंडे सामने आओ, आप सामने हो, हटो थोड़ा पीछे हट जाओ भाई, आप सामने जाओ भाई, हटो कोती फोटो बाद में लियो, पीछे जाओ, थोड़ा पीछे हटो प्लीज, पीछे जाओ भाई, आप लोग पीछे लोगों को नजर नहीं आ रहा है प्लीज। पीछे हटिए, मीटिंग అన్నా మీరు వెనక జరగండి ప్లీజ్, ప్లీజ్ వెనక జరగాలి, ఎవరు ఉండొద్దు ఇక్కడ प्लीज। जरा मेरी आप तमाम लोगों से इस मीटिंग के सदारत जनाब मोहम्मद अली साहब, बड़े भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे मुकाम पर आया, मेरे मेरे भाई आते हुए नागेंद्र साहब आते थे,
मैं आपको बता रहा था कि जब मैं केटीआर साहब से मिला मुझे ऐसा लगा कि मैं जो अपने पिछले 35 साल कांग्रेस में जो लगाया, अगर से वो मैं केटीआर साहब के साथ रहता तो मैं 100 का काम करने में कुछ और आगे बढ़ सकता था। बहुत ही मुखलिस तरीके से मेरे को हर चीज समझाई, किस तरह से तेलंगाना तहरीक से लेके अभी तक किस तरह से आप लोग वो मैं दिल में कहा सेक्रेटरी आपके साथ चलना आने वाला देखा चलूंगा आपके साथ रहूंगा। निकल गया लगा बताना जरूरी है। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि मेरी आने की वजह क्या थी। बहुत ही सोच में आप फिक्र करने की बात है। यहाँ से पहले भी है मेरे दोस्त आप भी जरा मेरी बात पे सोचना जरूरी है। बात जाके हमारे वो कांग्रेस बिल्कुल अलग था। आज की कांग्रेस जो है, आज का जो सदन है, मेरी कांग्रेस को खराब कर दिया, बिल्कुल खराब कर दिया। एक सोची समझी आरएसएस की चाल थी, जिस तरह से बीआरएस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होकर नेशनल में आना चाह रही थी, आरएसएस चाह रही थी कि बीआरएस को खत्म करने। एक तो बंडी संजय को और इधर पूरे बीजेपी वालों को इधर हंगामा करने के लिए भिजाया, और साथ ही साथ एक आरएसएस एजेंट को कांग्रेस में प्लान किया, बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान किया, उसकी मदद की गई, उसके दिल्ली के इंचार्जों को खरीदा गया, उसके लिए उसको बड़े रुतबे पे बिठाया गया, ताकि बीजेपी जहां पर कट्टर फसद लोग जो उसमें आ जाए, अगर से कुछ कम पड़ जाए तो ये मौसूफ वो फुलफिल कर दे। यहां से कांग्रेस से जो लोग जुड़ जाएंगे, जिसको टिकट मिलेंगी, जो जीत जाएंगे, उनको लेके बीजेपी से जाने के लिए एक सोची समझी बहुत पुरानी एक साजिश थी, जो कांग्रेस को बर्बाद कर दी। कांग्रेस के साथ साथ फिक्र इस बात की है कि जिस तरह से हम तेलंगाना लड़ने में हम भी खांधे से खांधा मिलाए थे, आप लोगों ने भी खांधे से खांधा मिलाए थे, तेलंगाना तहरीक जिस तरह से आजाद करे, मैं आपसे गुजारिश करता हूं आरएसएस एजेंट वालों को तेलंगाना से भगाने के लिए फिर एक बार तहरीक करिए। इस बार इलेक्शन में यह मत सोचिए कि क्या मिला क्या नहीं मिला, शरीयत बचाइए, पर्दा बचाइए, अपने नेताओं को बचाइए। ये एजेंट हमारे पे नकाब ओढ़ के आया हुआ है, ये बीजेपी का पूरा खुल के काम कर रहा है, इसको यहां से भिजाना चाहिए। तेलंगाना की जमीन गवाह है कि ये सेक्युलर जमीन है, यहां हिंदू मुसलमान मिलके रहते हैं, यहां हिंदू मुसलमान की त्योहार में जाता है, मुसलमान हिंदू के त्योहार में जाता है, मुसलमान के घर शिरखुमा पीने हिंदू आता है, हिंदू मुसलमान दीपावली पे जाता है। ये वो शहर है, ये वो तेलंगाना है, इसको हम बुरी नजर लगने नहीं देंगे। याद रख रेवंत रेड्डी, तू बिल्कुल छोटा बच्चा है, तेरी औकात नहीं है तेलंगाना में गड़बड़ करने की, मगर तेरे पीछे जो छुपे हुए आरएसएस के एजेंट है, हम इंशाअल्लाह 3 तारीख के दिन उनको भी उनकी औकात बताएंगे। तेलंगाना जमीन तुम्हारी नहीं हो सकती, तेलंगाना जमीन हमारी है, हमारे बच्चों की है, आने वाले नस्लों की है, मोहब्बत की है, ज़बान की हमारी जमीन है। हम तेरे को हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने नहीं देंगे। अगर से आप समझते हैं कि मैं बिल्कुल हक पे हूं, तो मेरे दोस्तों आवाज लगाओ। ये तेलंगाना का जो टीआरएस का एजेंट कांग्रेस पार्टी में बैठा हुआ है, इसको औकात बताए तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम तेलंगाना की हर गली में जाएंगे, हर गली में जाएंगे, हम बताएंगे इन्हें किस तरह से हमारी जमीन को खोखला करना चाह रहा है।
मेरे औरतों आप यहाँ बैठे हुए हैं, कल एक दीवाना कर्नाटक से आया, बता रहा कि मुसलमान पूरा कर्नाटका में कांग्रेस का साथ दिया। अरे बेवकूफ, जहां पर्दे पे तुम्हारे हमारे औरतों के पे नजर उठाए, आवाज उठाए, तो मेरे बहनों ने मेरे भाइयों ने तुमको सपोर्ट किया। मगर तेलंगाना में आप दिल पे हाथ रख के बोलना कि आप बुरखे पे आधी रात को निकलते हैं, किसी ने आपको रोका? किसी ने आपको कहा कि बुरखा उतारो? ये तेलंगाना की सरजमीन है, केटीआर का कारनामा है कि हम सुकून से रह रहे, और ये सुकून हम बर्बाद करने नहीं देंगे तेरे को, हम ये बर्बाद करने नहीं देंगे तेरे को। हम पूरी तेलंगाना में तेरा जनाजा निकालेंगे, तेरे पीछे ले हुए जनाजा निकालेंगे। हम तेरे को बर्बाद करे तक घर वापस नहीं आएंगे, तेरे पीछे के लोग बेखनाब करे तक हम घर वापस नहीं आएंगे। मेरे दोस्तों, मैं बहुत बोलना चाह रहा हूं, मगर साहब बहुत देर से यहां आप लोग जमा है, मगर मेरे को तकलीफ बहुत है। ये इतनी तकलीफ है कि आप जानिए, मैं हमारे औरतों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने बच्चों के आने वाला मुस्तकबिल और हमारे भाइयां जो यहां बैठे हुए हैं, असा जो हम मस्जिदों में सुन के नमाज को जाते हैं, क्या हमारे बच्चे आने वाले दिनों में तुम देखेंगे हिंदुस्तान के दूसरे स्टेटों में अजान गायब हो जाएंगी? वो लोग, उनके बच्चे उनसे पूछेंगे, अब्बू क्या तुम्हारे जमाने में अजान होती थी माइक में, तुम अजान सुन के मस्जिद को जाते थे? वो क्या बोलेंगे? शुक्र है तुम्हारे सामने कि हमारे को एक ऐसा सेक्युलर लीडर है जो हमारी मस्जिदों में अज़ान को लब्बैक कहता है, मस्जिदों में नमाज आने को लब्बैक कहता है, हमारे औरतों के पर्दे की हिफाजत करता है, हमारे त्योहारों की हिफाजत करता है। तुम क्या खाते, क्या पीते, कैसे उड़ते, कैसे फिरते, तुमसे नहीं पूछा जाता। ऐसी क़यादत तुम्हारे सामने मौजूद है। खुदारा तुम बहकावे में मत आओ, इनके कामों में मत आओ। वो घर मिला या नहीं मिला, वो चीज मिली, तुमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुमको तुम्हारी अल्लाह ने जो शरीयत दी है वो तुमको मिल गई, वो तुम्हारी सलामत रही, वो तुम्हारे साथ रही, वो ही काफी है। और उसकी हिफाजत करने के वास्ते, सर प्लीज, उसकी हिफाजत करने के वास्ते हमारे पास ऐसे कायल मौजूद है, उसकी हिफाजत करने के वास्ते हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद है। हमको इनके साथ कांधे से कांधा मिलाना है, हम इनके साथ कांधे से कांधा मिला के चलना है। याद रखो, अगर से इस बार गलती हुई तो तेलंगाना से मुसलमानों के वजीद को तकलीफ हो जाएगी। तुम्हारा वोट तुम्हारी नस्लों को गवाही देगा कि तुमने शरीयत बचाने घर से बाहर निकले और 3 तारीख को वोट डाले। मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूं कि मैं आने वाले दिनों में बहुत कुछ बताऊंगा। 35 साल से जख्म है, आवाज है, चीख है, सब आपके सामने निकालूंगा और इस शक्ति को मैं बताऊंगा। आप साथी हमारा साथ दिए, हम पूरे तेलंगाना के गली गली में तेरा जनाजा निकाल के छोड़ेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सबसे शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे को अपनी पार्टी में बुलाया, इज्जत दी। हेलो, जरा खामोश प्लीज, जरा थोड़ी देर। अब वजीर दाखिला साहब मोहम्मद महमूद अली साहब सदर जलसा मुखातिब फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हरदिल अजीज मिनिस्टर केटी रामाराव की सदारत में उन्हें सुनने के लिए आप लोग जमा हुए, और खास तौर से कांग्रेस पार्टी के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल्ला सोहेल साहब आज हमारी पार्टी में शामिल हुए, हम उनका वेलकम करते हैं। यकीनन कांग्रेस कभी किसी को कुछ नहीं दिए, अगर दिए मुसलमानों को तो वो लोगों ने हमेशा गुर्बत दी है, हमें तकलीफ में रखी है, हमेशा हमें फिसादात में उलझाया है। आज हमारे डैश पर हमारे नागेंद्र साहब, हमारे मुकामी एमएलए, हमारे वेंकटेश साहब,
गोपीनाथ साहब, शरवण साहब और मेरे तमाम गोपाल साहब, हमारे तमाम एमएलए और तमाम चेयरमैन और तमाम हमारे भाई मौजूद है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि सारे के सारे लोग हमारे अर्दिल अजीज लीडर केटी रामा राव साहब को सुनना चाहते हैं। मैं दो बात बताता हूं, तेलंगाना में खुशहाली आई है, तरक्की आई है, 2014 के बाद आई है। 2014 से पहले हमें फिसादात में डाल दिया गया था, हमेशा हमारा कत्लेआम होता था, हमें तालीम नहीं दी गई थी, हमें गुर्बत में ढकल दिया गया था। मैं मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, कांग्रेस के गद्दार फिर आगे नहीं बात करते। अरे कर्नाटक में जिस तरह चाहता हूँ, वाहिद लीडर है, लीडर है, मुसलमानों की तरक्की चाहते हैं, कोई गरीबों की तरक्की, वो हमारे महात्मा लीडर आज मजबूत चाहिए, दिल्ली की पार्टी नहीं चाहिए, हमारी पार्टी हमारे अपने 2014 से तरक्की करते आ रहे हैं। जिस तरह सोहेल साहब ने कहा, कांग्रेस फिरका परस्त जमात है, हमेशा उसका रेवंत रेड्डी आरएसएस में काम करने वाला आदमी है और कांग्रेस के अंदर आरएसएस बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारा काम है, हमारी अपनी पार्टी, अपनी टीआरएस पार्टी की हिफाजत करना। जब इलेक्शन आता है तो मैं तमाम मेरे बहनों से भाइयों से कहता हूँ, तमाम पार्टी के लीडर से कहता हूँ, हमें नहीं चाहिए कोई दिल्ली की पार्टी, हमें नहीं चाहिए कांग्रेस। 1-2 साल नहीं, 50 साल यहाँ पर हुकूमत की है। 50 साल में हमें मुसलमानों को गरीब से गरीब तर बनाने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यकीनन कांग्रेस की हमें जरूरत नहीं है, हमें सेकुलरिज्म की जरूरत है, गंगा जमुना तहजीब की जरूरत है, प्यार और मोहब्बत की जरूरत है, अमन की जरूरत है, तरक्की की जरूरत है। हमारे महान और महात्मा लीडर मुसलमानों को हर शोबे हाथ में तरक्की के मौके फराहम कर रहे हैं। आज हमें तालीम दी जा रही है, हमें मुलाजिमतें दी जा रही है, हर शोबे हाथ में तरक्की के मौके फराहम किए जा रहे हैं। इसलिए मैं तमाम भाइयों से एक ही बात अपील करता हूं, अब की बार बीआरएस पार्टी का सरकार, अब की बार किसान सरकार। हमारे महान और महात्मा लीडर, दुनिया में बहुत लोग पैदा होते हैं पर अवाम से मोहब्बत करने वाले, अवाम को तरक्की दिलाने वाले, बिला वो मजहब और मिल्लत सबको एक साथ देखने वाले कोई लीडर है, महान लीडर है तो केसीआर साहब है। उसी तरह हमारे डायनामिक हमारे पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव साहब, यकीनन अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। हमारे सीएम साहब बड़े साहब को भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, हम पर हमेशा उनका हाथ कायम रखे। तेलंगाना जो तरक्की कर रहा है, सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है, तेलंगाना स्टेट है। हर शोबे हाथ में 2014 से पहले हर जगह मजबूर थे, मोहताज थे, खाने के लिए राना चावल नहीं थे, लाइट नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था। अमन फ्रॉड करने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। 2014 से पहले मैं सोहेल साहब से बताता हूँ, क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ करता था। आज कहाँ गया? आज 2014 के बाद 1 मिनट का कर्फ्यू कहीं नहीं लगा, 1 सेकंड का किसी मुसलमान पे जुल्म नहीं हुआ। इसलिए हम खुदा से हमेशा दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमारे केसीआर साहब को सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे और हमारे डायनामिक लीडर केटी रामाराव साहब की सरपरस्ती हम पर कायम रखे। यकीनन हम बहुत तरक्की करेंगे। अभी तो हम 9 साल 3 महीने हुए, हमसे पहले 50 साल कांग्रेस ने यहाँ पर हुकूमत की, हमें मोहताज बनाकर छोड़ दिए। मैं तमाम मुसलमानों से एक बात कहता हूँ कि इनके बातों में मत आइए, इनके धोखे में मत आइए, क्योंकि आप लोगों के दिल में एक ही बात है, केटी रामाराव साहब को सुनना चाहते हैं। इसलिए मैं बात खत्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आने वाली सरकार बीआरएस सरकार होगी, बहुत बड़ी मेजाज से जीतेंगे। तमाम मुसलमान 100% बीआरएस को साथ देंगे। केटीआर साहब और केसीआर साहब के हाथ मजबूत करेंगे, बहुत मजीद मिजाज से जिताकर इन बदमाशों को एक तमाचा रसीद कर बता देंगे। देखिए कांग्रेसी लीडर्स, जिस तरह हमारा भाई अब्दुल्ला सोहेल साहब ने आपको बता दिया, आप भी उस टाइम उस पार्टी में कुछ नहीं है सिवाय धोखे और तबाही के।
आप आइए। ये गुलाबी खंडवा प्यार और मोहब्बत का खंडवा है, ये एक ऐसा खंडवा है केसीआर साहब का जो सिलेक्शन रहा इसमें मोहब्बत ही मोहब्बत है। और तेलंगाना राष्ट्र समिति या बीआरएस पार्टी एक मोहब्बत की निशानी है, तरक्की की निशानी है। इसलिए तमाम भाइयों का जो आज मीटिंग में आए, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट से बहुत से हमारे सीनियर लीडर्स हमारे केटी रामाराव साहब को सुनने के लिए आए हैं, उन तमाम का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। आप उतनी दूर से आए हैं, जरूर मैं माइक हमारे हरदिल अजीज डायनामिक वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव साहब के हाथ को देना चाहता हूं, जिसके सुनने के लिए आप बेचैन हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आपसे मुखातिब फरमाएं। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। अरहम आदिल साहब कांग्रेस के बीआरएस पार्टी में शामिल होते हुए, अरहम आदिल साहब जो खैरताबाद के इंचार्ज रह चुके हैं। जय तेलंगाना। हमारे शहीद थे और हमारे, अरे भाई निकालो यार, पीछे नहीं दिख रहा तो। अब आप भाई मेरे थोड़ा हट जाओ, यहाँ से थोड़ा हट जाओ, उनको दिखने दो। मोहम्मद महमूद अली साहब, साथ ही साथ हमारे बीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के सदर श्री मुजीबुद्दीन साहब, हमारे आए हुए हैं। साथ ही साथ आज हमारे ऑनरेबल राम नागेंद्र साहब, ऑनरेबल जुबली एमएलए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर मागंटी गोपीनाथ जी, अंबरपेट के एमएलए साहब जनाब कालेरू वेंकटेश गारू, साथ ही साथ हमारे डॉक्टर श्रवण दास जी, तमाम एमएलसी मारूफ हुसैन साहब, अयूब अनवर साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल खान साहब, साथ ही साथ जितने भी हमारे लीडर हैं, हमारे मशहूर के मेरे साथ भी हैं जनाब मुता गोपाल साहब, और साथ ही साथ जितने भी हमारे लीडर हैं, हर जिला से आज यहाँ आने वाले हमारे लीडर हैं, मैं तमाम हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट लीडरों को और हैदराबाद में इतने बड़े तादाद में आप सभी भाई और बहन हमारे जो भी आज शामिल है, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया और आज हमारे शेख अब्दुल्ला सुहेल भाई ने कहा, जो 5 मिनट में 2-4 बहुत अहम आज चीज आपने जो बताए हमें, मैं आपको पहली बात तो केसीआर साहब की तरफ से और बीआरएस पार्टी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपकी वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं हम सब मिलके जो बात आपने कही, तेलंगाना में पिछले 9.5 सालों में जो अमन, भाईचारा और खुशहाली जिसको केसीआर साहब ने बरकरार रखा और मजबूत किया, इसको और तेजी से आगे ले जाने की कोशिश हम सब लोग मिलजुल के करेंगे। आपने एक बात सही कहा, आज 35 साल कांग्रेस पार्टी में काम करने के बाद सुहेल भाई ने एक बात कहा कि एक आरएसएस एजेंट को, एक बीजेपी के एजेंट को आज गांधी भवन उनके हवाले कर दिया गया। मैं तो एक ही बात कहता हूं, आज गांधी भवन में गार्ड से घुस गया, गार्ड से बैठ गया और वो चला रहा है आज कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में। बात सिंपल है, आज बीजेपी का ये साजिश है कि किसी भी हाल में आज तेलंगाना में एक तनाव पैदा करे और जो अमन और भाईचारा, जो गंगा जमुना तहजीब आज तेलंगाना में केसीआर साहब के सदारत में आज देखने को मिल रहा है, इसको किसी भी तरह डिस्टर्ब करना है। मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश करता हूं, पिछले 9.5 सालों में तेलंगाना बनने के बाद क्या क्या हुआ, एक बार आप गौर कीजिए।
अगर आप एक बार हिंदुस्तान का, आज मुल्क का एक बार हालात देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में 28 राज्य हैं, 28 रियासत हैं, 28 स्टेट हैं आज, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी अगर मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश। 4 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश में। क्या बजट है माइनॉरिटीज का उत्तर प्रदेश में? 1700 करोड़। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, जहां की आबादी है 2.5 करोड़ और वहां की आज बजट है 2100 करोड़। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, जहां की आबादी है 1 करोड़ 40 लाख और वहां की माइनॉरिटी वेलफेयर बजट है 670 करोड़। उसके बाद आता है कर्नाटक, जहां की आबादी है 90 लाख और वहां की बजट है 2000 करोड़। और उसके बाद आता है अपना तेलंगाना, जहां आज यहां माइनॉरिटीज की आबादी है 50 लाख और बजट है 2200 करोड़। सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा बजट देने वाले चीफ मिनिस्टर है हमारे केसीआर साहब। अगर आप पिछले 9.5 साल अगर हमारी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आपको एक चीज देखने को मिलेगा। पिछले 9.5 सालों में केसीआर साहब के सदारत में तेलंगाना हुकूमत ने 12,000 करोड़ खर्च किया माइनॉरिटी वेलफेयर के वास्ते। मतलब करीब करीब सालीना 1200 करोड़ खर्च किया केसीआर साहब ने और एक गवर्नमेंट ने। और इन 1200 करोड़ों में से 700 करोड़ आज हमारे बच्चों की तालीम के वास्ते, उनकी बेहतर जिंदगी के वास्ते, उनको काबिल बनाने के वास्ते, उनकी हिम्मत बढ़ाने के वास्ते, उनको दुनिया से मुकाबला करने वाली एक ताकत देने के वास्ते केसीआर साहब ने टिमरिस जैसे एक इंस्टीट्यूशन चालू करके, जो 2 स्कूल थे इससे पहले तेलंगाना बनने से पहले हमारे बच्चों के वास्ते, उनका संख्या बढ़ा के, उनका नंबर बढ़ा के 204 स्कूल आज टिमरिस के जरिए 1 लाख बच्चों को पढ़ाने के वास्ते केसीआर साहब ने, तेलंगाना हुकूमत ने चालू किया, तश्कील किया 204 स्कूलों का। मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश करता हूं, सोचने के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आज कांग्रेस पार्टी आगे बात करती है, कहती है कि केसीआर एजेंट है बीजेपी के, बीआरएस जो है बीजेपी के साथ मिलजुल के हैं। भाइयों बहनों, आप एक बात सोचो, आज जो कांग्रेस पार्टी यहां आके बात करती है और बीजेपी के बी टीम करके आज केसीआर को और बीआरएस को बदनाम करने की कोशिश करती है, आज तक, आज भी वो महाराष्ट्र में, बगल में जो महाराष्ट्र है, वहां शिवसेना के साथ मिलके हैं। शिवसेना जैसी पार्टी जो अपने आप को हिंदू पार्टी मानती है, जो मुसलमान को दुश्मन मानती है, उनके साथ गठबंधन में रहने वाले, उनके साथ सरकार चलाने वाले, उनके साथ अलायंस में रहने वाले पार्टी आज आके तेलंगाना में ये बोलती है कि हम बीजेपी के साथ हैं। मैं भाइयों बहनों, मैं गुजारिश करता हूं आपसे, एक बात सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं। आज केसीआर साहब के लीडरशिप में पूरे हिंदुस्तान के लिए तेलंगाना एक मिसाल बन गया। गंगा जमुना तहजीब का मिसाल है तेलंगाना। आज अगर आप देखेंगे, किसी ने पूछा नहीं, सरकार ने, हुकूमत ने आदेश नहीं दिया, कोई ऑर्डर नहीं पास करा, पर हमारे हैदराबाद के भाइयों ने यह तय किया, मुसलमान भाइयों ने, कि जब गणेश का निमज्जन था और मिलाद का जलसा था, हमारे मुसलमान भाइयों ने, दानिशमंद लोगों ने यह तय किया कि क्लैश नहीं करना है, हम अपना तारीख बदलेंगे, डेट बदल लेंगे और हमारे हिंदू भाइयों का साथ देंगे। यह है गंगा जमुना तहजीब और यह है सेक्युलर होने का पहचान। तेलंगाना का आज जो मुकाम है, तेलंगाना का जो आज पहचान है सारे हिंदुस्तान में, यहां कोई शहरी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है। आज हर कोई तेलंगाना में बराबर का उनका इज्जत मिलता है, बराबर का उनका हक मिलता है। आज तेलंगाना हुकूमत केसीआर साहब के सदारत में हर किसी का रीत रिवाज का इज्जत करती है। अगर मुसलमान भाइयों को और मुसलमान बहनों को रमजान के वक्त तोहफा दिया जाता है, हिंदू भाइयों को, हिंदू बहनों को बतुकम्मा के वक्त, दसरा के वक्त उनको भी तोहफा दिया जाता है और हमारे क्रिश्चियन भाइयों को, बहनों को क्रिसमस के टाइम पे तोहफा दिया जाता है। आज केसीआर साहब ऐसे लीडर हैं जो एक ही चीज में विश्वास रखते हैं। कभी भी पिछले 24 सालों में केसीआर साहब ने
मजहब के नाम पे सियासत नहीं किया। केसीआर साहब एक ही चीज में विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं। कभी मखदूम मोइनुद्दीन ने कहा था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले ते चलो, सारे जमाने को साथ लेके चलो। केसीआर ऐसे लीडर हैं जो मजहब के नाम पे सियासत नहीं करते हैं, मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं। वो गरीब को गरीब की तरह देखते हैं। अगर कोई गरीब को, हिंदू गरीब को अगर कल्याण लक्ष्मी मिलती है, तो मुसलमान अगर आप हैं तो शादी मुबारक आपको मिलता है। साथ ही साथ आज हर चीज में, हर शोबे हयात में आपको आगे ले जाने की, आपको तरक्की के रास्ते पे ले जाने की कोशिश आज केसीआर साहब की हुकूमत कर रही है। आप एक बात सोचिए, आज क्या हालात है मुसलमानों की हिंदुस्तान में। खुलेआम पार्लियामेंट में, खुलेआम लोकसभा में यह कहा जाता है, अगर आप मुसलमान हो तो आप आतंकवादी हो, आप मुला हो, आप उग्रवादी हो। आज बाहर क्या हालात है, आज मजबूर किया जाता है कि आप हिजाब मत पहनो। हलाल पे चर्चा होता है और बेकार चीजों पे आज खाली पीली एक तनाव पैदा करने की कोशिश चल रही है हर जगह। पर वो आज तेलंगाना का क्या माहौल है? तेलंगाना में पिछले 9.5 सालों में एक दिन भी कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ी? मैं इसी हैदराबाद में, मेरी परवरिश हुई इसी हैदराबाद में, मैं बड़ा हुआ। मेरे को याद है मेरे बचपन में यहां पे इसी हैदराबाद में हर साल, चाहे वो गणेश के टाइम पे हो या कोई और फेस्टिवल के टाइम पे हो, कर्फ्यू लगती थी 7 दिन 10 दिन। क्यों? क्योंकि एक सियासी झगड़ा, हिंदू मुसलमान भाई हमेशा साथ थे, साथ रहेंगे, पर जो एक साजिश थी, जो एक कोशिश थी हमको अलग करने की, इसको लेके कांग्रेस ने बहुत खूब फायदा उठाया और बीजेपी ने बहुत फायदा उठाया और काफी हद तक आप उनको वोट देते रहे। आज मुझे हंसी आती है कांग्रेस के लीडरों को सुनते हुए। वो कहते हैं कि एक मौका दो, तेलंगाना को हमने आपको दिया। मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से पूछता हूं, एक मौका, क्या आपने उनको एक मौका दिया? आपने तो उनको 11 मौका दिया। बार बार आपने मौका दिया उनको और उन्होंने बार बार आपको धोखा दिया। आप मौका देते गए, वो आपको धोखा देते गए। मैं इसलिए ये बात कहता हूं और आपको सोचने के लिए मजबूर करता हूं। आप ये बात सोचिए, आज 50 साल पहले अगर, या 75 साल पहले आजादी के वक्त क्या हाल था मुसलमान का हिंदुस्तान में, आज क्या हाल है। अगर आप बेहाल है, अगर आप और गरीबी में फंस गए और लाचारी में और पासमंदगी में आप फंस गए, कौन जिम्मेदार है इसका? आपने मौका दिया कांग्रेस को और उन्होंने आपको धोखा दिया, इसलिए गरीबी बढ़ी, लाचारी बढ़ी और हालात और भी बदतर हो गया। इसलिए आज मुलाजिमात में, हर वो चीज में जिसमें आपको इंसाफ मिलना था, नहीं मिला। कांग्रेस ने हमेशा आपको एक वोट डालने की मशीन की तरह देखा, उसके अलावा कुछ नहीं। बार बार उन्होंने बीजेपी को दिखाया और किसी को दिखाया, आपका वोट लिया और गद्दी पे बैठ गए, फिर आपको भूल गए, आपके लिए कोई प्रोग्राम नहीं करे। आज बहुत बोलते हैं वो, फिर एक बार कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को दिखा के, किसी और को दिखा के, आपको डरा के, फिर केसीआर से आपको दूर करने की साजिश है। मैं अब तमाम भाइयों से, बहनों से पूछता हूं, क्या हमारी याददाश्त इतनी कमजोर है? क्या हालात थे और क्या हाल हुआ आज? 1952 में जब हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट जो बनी, आज कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी यहां आके बोलते हैं केसीआर और मोदी मिलके हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या हमारी याददाश्त कमजोर है? 1952 में जब नेहरू साहब की पहली गवर्नमेंट बनी थी, उसमें क्या आरएसएस के लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे? आपके साथ नहीं थे 1952 में गवर्नमेंट में? हो क्या हम भूल गए? वो आरएसएस हमेशा से आपके साथ थी। आज नहीं, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, ये मेरी बात नहीं है। कई सारे किताब है, कई सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है ये प्रूव करने के लिए कि इंदिरा गांधी का भी साथ दिया आरएसएस ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। राजीव का भी साथ दिया और राजीव ने क्या किया? बहुत कुछ किया, बहुत नाइंसाफी आपके साथ किया, ये आपके सामने है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, बट एक बात जरूर कहूंगा, आज जो लोग बीजेपी को बार बार दिखा के
आपको डरा के आपकी वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका लीडर, कांग्रेस के लीडर, पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने खुद सोनिया जी को लेटर नहीं लिखा? क्या लिखा उन्होंने? कि आप आज एक आरएसएस के आदमी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बना रहे हो, रेवंत रेड्डी को। ये क्या नाइंसाफी है हमारे साथ? उन्होंने लेटर लिखा। ये आपके पास आज खुलेआम मिलेगा कहीं भी, अगर आप गूगल करेंगे, यूट्यूब जाएंगे, आपको लेटर मिल जाएगा। मैं आज पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है पूरे अवाम को? मैं भाइयों से, बहनों से एक और चीज भी पूछना चाहता हूं। अगर आज 10 साल के बाद कोई कर्फ्यू नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, अगर हम लोग मिलजुल के भाईचारे के साथ, अमन के साथ, खुशहाली के साथ, हर शहरी आज तेलंगाना में आज पूरी तरह से महफूज है और अपने आप को महफूज महसूस करता है, आपको इस बात से क्यों तकलीफ हो रही है? कांग्रेस वालों, आपको क्या बेचैनी है? 10 साल क्योंकि आप सत्ता से, हुकूमत से दूर हैं, इसीलिए बेचैन हैं। पैसे बनाने की जो आदत है, पैसे जो लूटने की जो आदत है आपकी, क्योंकि गद्दी नहीं है, बेचैनी हो रही है। इसीलिए बार बार डरा के, धमका के, किसी और को शैतान बना के दिखा के वोट लेने वाली जो एक स्ट्रैटेजी आपकी है, इस बार नाकाम हो जाएगी, क्योंकि लोग समझ गए कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। आज मैं भाइयों से, बहनों से बस एक चीज जरूर कहूंगा कि आप वोट डालने से पहले सोचना जरूर, क्योंकि जिन्होंने जिद्दोजहद की तेलंगाना के लिए, जिन्होंने इतना इस हद तक कोशिश की कि मौत के मुंह में जाके जिद्दोजहद करके 11 दिन फास्टिंग करके तेलंगाना लाने वाली केसीआर, और दूसरे तरफ तेलंगाना के मुखालिफत करते हुए राइफल लेके तेलंगाना आवाम पे अटैक करने वाले रेवंत रेड्डी, और तीसरी तरफ है बीजेपी। वो तो आप ही बेहतर जानते हैं। अगर इस हिंदुस्तान में, सारे मुल्क में किसी लीडर ने मोदी को फासिस्ट कहा, मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, वजीर आजम बनने के बाद फासिस्ट कहा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लीडर केसीआर साहब है, जून 2014 में। क्योंकि जब हमारे 5 मंडल लिए गए थे और जबरदस्ती उनको मिलाया गया था आंध्रा में, केसीआर साहब ने पहले ही दिन बोला ये आदमी फासिस्ट है, ये आदमी, इसकी यकीन नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की इज्जत नहीं करता, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की इज्जत नहीं करता। और उनका रवैया तो आप देख रहे हो, या तो जुमला या हमला, या तो जुमले से चलाते हैं या हमला करके कोशिश ये करते हैं डराने की, धमकाने की। हम वादा करते हैं आपसे, गर्दन कट जाए फिर भी ठीक है, बट सर झुकाएंगे नहीं उनके सामने, लड़ेंगे जरूर और कोई भी हद तक। क्योंकि ये सियासी बात नहीं कह रहा हूं मैं सोहेल भाई से भी यही बात कहा था मैंने। आज मेरे 2 बच्चे हैं, मैं एक बाप हूं। मेरा एक लड़का है जिसका उम्र है 18, मेरी बेटी है जिसकी उम्र है 14। बाप होने के नाते फिक्र है मुझे मेरे बच्चों की, क्योंकि आज जो माहौल है हिंदुस्तान में, इसको देख के डर लगता है। 25 करोड़ मुसलमानों को आज एक विलन बना के दिखाने की कोशिश, गद्दार बना के दिखाने की कोशिश। हर वो चीज में जब कोई बात होती है, कोई अनरेस्ट की बात होती है, ये कहा जाता है कि आप इस मुल्क से नहीं हो, आप ताल्लुक नहीं रखते इस मुल्क से। मैं याद दिलाना चाहता हूं उनको, सबसे ज्यादा आबादी अगर मुसलमानों की इस धरती पे कहीं है तो हिंदुस्तान में है सबसे ज्यादा आबादी। और 25 करोड़ भाइयों को, बहनों को दुश्मन दिखा के, 25 करोड़ भाइयों को आज बाकी अवाम के साथ एक तनाव पैदा करके, अनरेस्ट पैदा करके जो आप साजिश कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो वोट हड़पने की, ये हमारे आगे आने वाली नस्लों के लिए अच्छी बात नहीं है, हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। आप जो बार बार बोलते रहते हो कि हिंदू खतरे में है, भाइयों हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में है। आप ये सोचो, क्योंकि आज ऐसे लीडर जो मजहब के नाम पे सियासत करते हैं, जो लोग बात करते हैं मस्जिदों को खोदने की, जो लोग बोलते हैं अगर उसमें एक लाश मिलता है तो आपका है, वरना शिवलिंग मिलता है तो हमारा है, ऐसे लीडरों को, ऐसे पार्टियों को हमें डिपॉजिट उनका जब्त करना चाहिए, जमानत उनके जब्त करे जैसा एक हमारा फैसला होना चाहिए।
साथ ही साथ कांग्रेस के बारे में भी आप सोचिए, क्या दिया कांग्रेस ने 55 सालों में। गरीबी बढ़ाए, लाचारी बढ़ाई और गरीब बनाए मुसलमानों को और सारे देश के अवाम को, और आज फिर से आके आपको बीजेपी को दिखा के वोट मांगने की कोशिश कर रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक ऐसी सेक्युलर लीडर को दिखा दीजिए केसीआर साहब के अलावा जिन्होंने इस हद तक कोशिश की, हमारे आगे आने वाली जनरेशंस के बारे में उन्होंने सोचा, इतने बड़े तादाद में स्कूल चालू किया और इतने ही बड़े तादाद में आज जूनियर कॉलेजेस उन्होंने चालू किए। और साथ ही साथ एक और वादा भी मैं करता हूं, आते आते मेरी बात हो रही थी आबिद रसूल खान साहब के साथ। आज हमारे जो 100 से ज्यादा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो पिछले 10 साल में बंद हो गए, मैं तमाम इंस्टीट्यूशन के जो मैनेजमेंट है उनसे भी और हमारे बच्चों से भी, जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो आज डॉक्टर बनने के ख्वाब देखते हैं, उन तमाम भाइयों को, तमाम बच्चों को भी मैं वादा करता हूं, क्योंकि हमने बढ़ाए टिमरिस के स्कूल और जूनियर कॉलेजेस। जरूर आपको एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी मिलना चाहिए। आगे नेक्स्ट टर्म में जरूर वो काम भी हम कर दिखाएंगे और आपका पूरी तरह से मदद भी देंगे। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के बारे में भी लेके जो एक मन में आपके एक जो इच्छा है, जो एक आपका तमन्ना है कि इसको और मजबूत करना है, इसको और आगे ले जाके आपके फायदेमंद बनाना है, उसको लेके भी और लगातार कोशिश करेंगे। कुछ हद तक हमने कोशिश की, बट और कोशिशें करेंगे उसको मजबूत करने की, ताकि आवाम का फायदा हो, आप सब भाइयों का, बहनों का भी फायदा हो। आखिरी में मैं बस इतना ही कहता हूं, आज हिंदुस्तान का हालात आप देखिए, आज बाकी जगह क्या हाल हो रहा है, किस चीज पे चर्चा हो रहा है, ये भी देखिए। हलाल पे चर्चा होता है, हिजाब पे चर्चा होता है, बात होता है कर्नाटक इलेक्शन के दरमियान कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा। क्या किया उन्होंने? अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे जाके भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है इस्तेमाल करना है आपको वोट डालने वाली एक मशीन की तरह। इसके अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं है कांग्रेस का। इसलिए भाइयों से, बहनों से मैं गुजारिश करता हूं, जो भाईचारा, खुशहाली, अमन तेलंगाना में पिछले 9.5 सालों में हमने देखा, इसी रास्ते पे चलते हैं। वही लीडर के साथ चलेंगे जिन्होंने हमको आज पूरे हिंदुस्तान में पर कैपिटा में नंबर 1 बनाया। वही लीडर के साथ चलेंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा आज माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए बजट हमको दिया। वही लीडर के साथ चलेंगे जो हमारे भाई बने, हमारे बंधु बने, हर किसी का फायदा किया, चाहे वो आप हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई और हो। मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से ही रिक्वेस्ट करता हूं, खास हमारे माइनॉरिटी सेल से रिक्वेस्ट करता हूं, महमूद भाई से रिक्वेस्ट करता हूं, मुजीब साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मीटिंग का जो एक मैसेज है, आप इसी के हद तक ना छोड़ो। आप निकलो पूरे अजलाओं में, आप चलो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जहां कहीं पॉपुलेशन है, अवाम है, आप वहां चलिए। करीब करीब 60 से लेके 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां आज सिग्निफिकेंट मुस्लिम और क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, जरूर टीम बनाइए, आप वहां तक चलिए। हमारे नागेंद्र साहब याद दिला रहे हैं, सोमाजीगुड़ा में हाल ही में एक छोटा इश्यू हुआ था कब्रिस्तान को लेकर, उसका हल हमने निकाल लिया। कलेक्टर से भी हमारी बात हो गई, गवर्नमेंट में इश्यू पेंडिंग है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से भी बात हो गई, उसका हल निकालना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे साथ हम पूरी तरह से उस बात को लेके वाकिफ है और जिम्मेदार होने के नाते, क्योंकि इलेक्शन कोड है, ज्यादा नहीं कहूंगा, बड़ी इंसाफ मिलेगी और जरूर नागेंद्र साहब के सदारत में आपको इंसाफ मिलेगी। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे फारूक भाई से और मसीह साहब से, हमारे मुजीब साहब से, खास सोहेल भाई से, खयूम साहब से और बाकी लीडरों से कि आप निकलिए, आगे 30 दिन है। इन 30 दिनों में हमें लड़ाई करना है और इस एंटी सेक्युलर जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों का मुकाबला करना है। हर किसी के पास जाना है और हमारा रवैया भी बताना है और किस तरह केसीआर साहब ने कोशिश की पिछले 9.5 सालों में, ये भी बताना है। हर किसी को होशियार करना है और हमारे कैंडिडेट्स को अच्छे से अच्छे तादाद से जिता के हैट्रिक चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को फिर से बनाना है। मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, खास सोहेल भाई को मैं फिर एक बार तहे दिल से उनकी वेलकम करता हूं। और आपके जितने भी साथी हैं सोहेल भाई, आपको भी अच्छा दर्जा दिया जाएगा, आपकी भी इज्जत बढ़ाएंगे और अच्छा पोजीशन भी आपको देंगे। आगे ले जाके आपके लीडरशिप में, महमूद भाई के लीडरशिप में और भी
कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम बढ़ाएंगे। ये बात कहते हुए आप सबसे मैं रुखसत लेता हूं। जय तेलंगाना।